नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। और चलिए आज हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज में आगे कंटिन्यू करते हैं। जो भी कैंडिडेट एएनएम जीएनएम का नौकरी लेना चाह रहे हैं 2024 में, तो वो लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें। वही एकमात्र उपाय है जो आपको सिलेक्शन दे सकता है, आपको 24 में नौकरी दिला सकता है। अगर इसी साल आपको नौकरी लेना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, और हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। सारे कुछ हम आपको तैयार करके दे रहे हैं। इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन, थ्योरी विथ फिगर के साथ हम आपको समझाते भी हैं। तो आप लोग अपना 100% देकर क्लास ज़रूर अटेंड करिए। जो भी अभ्यर्थी अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, वो सारे अभ्यर्थी इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए। अभी भी आपके पास समय है, नहीं तो आपका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो छूट जाएगा और आप लोगों को नौकरी आपसे दूर चला जाएगा। इसलिए ज़रूर इस नंबर पर आप लोग कॉल करके, व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइए। आपको डेली क्लास मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, सारे सुविधाएं आपको मिलेंगे जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो ज़रूर इस नंबर पर 70 50 87 29 96 इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइए। अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि आप जो भी बीटीएससी एएनएम के इंतज़ार कर रहे हैं वो सारे कैंडिडेट को स्पेशली कह रहे हैं कि अब आप लोग तैयारी में लग जाइए। अब देख रहे हैं कितना डेट बढ़ रहा है, 18 से 23 जाता है, 13 से 18 जाता है, 18 से 23 जाता है, ऐसे ही चलता रहेगा। और नई बहाली का सरकार ने अनाउंसमेंट भी कर दिया है। तो अपनी जो तैयारी है आपकी, उस पर फोकस रखें। तो चलिए हम लोग डाइजेस्टिक सिस्टम के कुछ क्वेश्चन देख रहे थे, जैसे मिडवाइफरी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, सारे देखे हैं। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और वो भी हम टॉपिक कवर करते हुए चल रहे हैं। जैसे कि हमने आपको टीथ और दांत से लेकर बताए थे, रिप्रोडक्शन से भी बता दिए हैं। अब हम लोग पाचन तंत्र जो हमारे हैं, डाइजेस्टिक सिस्टम, इससे भी हम लोग देख लेते हैं। इसका हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ देख चुके थे। आगे का 10 क्वेश्चन देखते हैं। जिसको ये नोट नहीं मिले हैं और जो अभी क्लास ज्वाइन किए हैं, वो मैसेज कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। वैसे हम ग्रुप में डाल देंगे। जो क्लास नहीं लिए हैं उसको तो ये नोट मिलेंगे ही नहीं, जो क्लास लिए हैं उसी को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग रोके हुए थे कि एक वयस्क, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते, ठीक ना, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे का क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? तो पाचन मतलब क्या है? जब भोजन ग्रहण करते हैं तो खाना कहाँ से पचना स्टार्ट हो जाता है? तो ये मुंह से ही हो जाता है। माउथ तो लिखा नहीं रहेगा। आप लोग हिंदी में एग्जाम दीजिएगा, इंग्लिश में दीजिएगा तो माउथ रहेगा, नहीं तो मुख्य रहेगा। तो मुख्य से ही पाचन की क्रिया आरंभ हो जाता है, क्योंकि मुंह में ही आपका जो भोजन है उसको दांत से तोड़ते हैं ना, तोड़ते हैं, फाड़ते हैं, उसको चबाते हैं। तो क्या मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद मतलब आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब में जाते हैं और सारे प्रक्रिया होते हैं। अलग अलग चीज़ों का पाचन अलग अलग एंजाइम या अलग अलग जो आपके पाचन तंत्र है उसमें होते हैं। जो भी पाचन तंत्र किसको कहते हैं, ये भी हमने आपको कल क्लास में बताए थे। जो भी अंग है आपके शरीर का, यदि पाचन में भाग लेते हैं तो वो पाचन तंत्र कहलाएगा। सिंपल सा आपका डिफिनीशन बता रहे हैं। मानव में पाचन नली की लंबाई कितनी होती है? पाचन नाल बोलिए या आहार नाल बोलिए, इसका नाम क्या है? आहार नाल भी कहते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत करिएगा, ये सब इजी क्वेश्चन है। कल के क्लास में भी हम आपको बताए थे। यदि आप इजी क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं तो समझिए आपका कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन सब बनाते हैं। जो टॉपर है, जिसका एवरेज स्कोर है, जो जिस टाइप का भी है, सब बनाते हैं। तो आपको अच्छा नंबर लाने के लिए, जॉब के लिए, आपको जो इजी क्वेश्चन है उसको बनाना ही पड़ेगा। इसलिए इन सब टॉपिक को भी हम लोग कवर करते हुए चलते हैं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। हमसे पढ़िएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। जल्द ही बहाली का अपडेट भी हम आपको देने जा रहे हैं, इसको लेकर आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिएगा। बहुत जल्द सरकार बहाली का ऐलान करने वाले हैं, आवेदन प्रक्रिया का, क्योंकि बहाली का तो सरकार की तरफ से ऐलान हो चुका है। अब आयोग पर डिपेंड करते हैं कि कब उसको मतलब कि प्रोसेस में लाते हैं, आवेदन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सरकार अपनी तरफ से सीट का अनाउंसमेंट कर दिया है, तो आप लोग भी अपनी तैयारी में लग जाइए। नहीं तो आप लोग सरकार को दोष मत दीजिएगा और जाके धरना पे फालतू के बैठ जाइएगा। अपना खुद मेहनत करिएगा नहीं, और फालतू का कोर्ट कचहरी या धरना में लगे रहिएगा। आप लोग शांति से जॉब
पढ़ के जॉब लेकर नौकरी करने चल जाइए, नहीं तो फिर 5 साल आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। अगला पंचवर्षीय योजना में आप पकड़ाइएगा, अगला इलेक्शन आएगा तब आपको नौकरी होंगे, अगर इस बार छूटेगा तो पाचन नाल और आहार नाल की लंबाई कितने हैं? फीट में 32 होते हैं और मीटर में दिया रहेगा तो 10 मीटर लंबा होंगे, क्योंकि 1 मीटर में कितना फीट होते हैं? तो 1 मीटर में 3 फीट होते हैं, तो 10 मीटर में कितना हो जाएगा? 30 फीट, मतलब 10 मतलब कि 3 पॉइंट कुछ समथिंग होते हैं, दशमलव में होते हैं, तो 10 में 32 फीट हो जाएंगे। मतलब कि आपसे फीट में पूछेगा तो 32 फीट आहार नाल की लंबाई होती है, या पाचन नाल कह लीजिए। कहाँ से जुड़ा है? ये हमारे मुख से कहाँ तक जुड़ा होता है? तो आपका जो गुदा द्वार है वहाँ तक, जहाँ से निकलता है अपशिष्ट पदार्थ, वहाँ तक ये जुड़ा हुआ रहता है। उसका लंबाई कितना? 10 मीटर होता है, या समझिए कि आपका 32 फीट होते हैं। ठीक है, 10 मीटर कितना होता है ये आप लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सब करवा चुके हैं, आपको रिवाइज करवा देते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितने श्रीदंत होते हैं? तो ये हमने कल बताए थे, 4 होते हैं। आज जो क्वेश्चन हो गया उसका एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, जो नहीं हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन होगा। अस्थि और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है। अस्थि और दांत में जो रासायनिक द्रव्य क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, यही दो रहते हैं। तो आपके ऑप्शन में क्या दिया है? कैल्शियम फॉस्फेट है, तो यही हो जाएगा। हमने आपको बताए थे कि कैल्शियम और फॉस्फेट FeSO4, मतलब कि कैल्शियम और फॉस्फेट के फॉर्म में, मतलब कि दांत में रहते हैं प्रेजेंट। ये दोनों मतलब कि आपका जो रासायनिक द्रव्य या तत्व कह लीजिए, यही दोनों प्रेजेंट रहते हैं। कैल्शियम ही उसको क्या करते हैं? मतलब कि पोषक तत्व प्रदान करते हैं दांत और हड्डी का, और कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फॉस्फेट कह लीजिए, ये सब उसको मजबूती प्रदान करते हैं। और दांत का ही ऊपरी परत जो इनामेल है वही सबसे कठोर होता है। मतलब हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है? एनामेल ही होते हैं, जो आपका दांत चमकते रहता है ना, वही। इसको भी कल बताए थे, दांत के इनामेल का जो क्रोवरण होता है वो किसके कारण होता है? तो उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण। तो ये सब हम लोग कर चुके थे। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत विकसित होते हैं? तो मतलब कि कितने दांत 2 बार आते हैं? तो 20 दांत ऐसे हैं जो टूट के फिर से वापस आते हैं, ये भी हम लोग कल किए थे। दांत में किसका, मतलब निम्नलिखित में से कौन, दांत में निम्नलिखित में से क्या होता है? मतलब कि दांत में क्या होता है? कैल्शियम होता है, अभी ही देखे थे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अपना आज के क्वेश्चन पे। कारण एक वयस्क मानव में सामान्यतः होते हैं कितने? 6 चवर्णक, 8 चवर्णक या 10 चवर्णक। ये चवर्णक होता क्या है? ये दांत का नाम है। इंग्लिश में कहिए तो इसको मोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर। 4 प्रकार के दांत होते हैं। क्या होता है? एक होता है ये होगा तो आप लोग लिख भी सकते हैं, कृतक, इसका फंक्शन भी बताएंगे। एक है आपका रदनक। क्या होता है? रदनक। दूसरा आपका, एक तो ये आपका हो गया चवर्णक, एक चवर्णक, एक कृतक, एक रदनक, एक होता अर्ध चवर्णक। क्या होता? अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक, चवर्णक ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या होता है? एक चवर्णक, एक कृतक, एक रदनक, एक अग्र चवर्णक। रदनक किसको बोलते हैं? जो आपके दांत का सबसे आगे वाला भाग है, जो चार दांत है ना आपके आगे में, किसी किसी में बड़ा बड़ा जो रहता है, या कल सब में बड़ा ही रहता है, आगे का 4 दांत चौड़ा ज़्यादा आता है, तो उसको कृतक बोलते हैं। इसका कार्य है भोजन को काटना। कोई चीज़ काटना होता है तो आपका आगे वाला दांत ही आपको काटता है, उस भोज्य पदार्थ को काटता है। तो उसका क्या है? या बचपन में आप दांत काटे होंगे, या अभी किसी चीज़ में दांत काटने का प्रयास करिएगा तो आगे वाला ही दांत सबसे पहले उस पर जाएगा या बैठेगा। तो रदनक का काम है उसका, मतलब कि भोज्य पदार्थ को काटना। सॉरी, कृतक का। इसको इंसियर भी बोलते हैं, आगे है इसलिए इंग्लिश में इंसीजर भी बोलते हैं। इसको कैनाइन बोलते हैं इंग्लिश में, कैनाइन। इसको चवर्णक को मोलर कहते हैं, मोलर। ठीक है। रदनक का क्या काम है? तो ये क्या करते हैं? तो चीरने फाड़ने का काम करते हैं, मतलब कि उसको चबाने या चीरने फाड़ने का कार्य करता है। ये 2 दांत होते हैं। कृतक 4 जो दांत है उसके जस्ट बगल में जो 2 दांत होंगे वो चवर्णक होंगे। उसके बाद क्या होता है? आप लोग चौह कहते हैं ना,
ठेठी भाषा में, उसके बाद वो स्टार्ट हो जाता है। उसी को अर्धचवर्णक और चवर्णक कहते हैं। अर्धचवर्णक का कार्य है मतलब कि भोजन को क्या करना, चबाने का काम, और इसका भी कार्य क्या है, भोजन को चबाने अथवा पीसने का कार्य चवर्णक का होता है। तो ये मतलब कि बच्चों में अग्रचवर्णक नहीं होते हैं और युवा में चवर्णक होते हैं। इसकी संख्या 4, इसकी संख्या 2, इसकी संख्या 4, इसकी संख्या 6। ये नीचे का है, ऊपर में भी 4, नीचे में 4 है तो ऊपर में भी 4, नीचे में 2 तो ऊपर में भी 2, नीचे में 4 तो ऊपर में भी क्या 4, नीचे में 6 तो ऊपर में भी 6। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। मतलब कि चवर्णक कितने होते हैं आपके दांतों में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो चवर्णक एक वयस्क मानव में सामान्यतः चवर्णक 6 होते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी, ये नहीं होगा, 6 तो मतलब कि ऊपर में ही होता है और एक 6 तो नीचे में भी होगा ना, तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। टोटल 12 होगा। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य, इसका थ्योरी का अगर आप लोगों को डिमांड होंगे तो इसका थ्योरी क्लास भी रखा जाएगा, नहीं तो हम लोग दूसरा टॉपिक पे चलेंगे, वो आप लोग बता दीजिएगा। कह रहा है कि मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट का संदेह जो संवेदना सीमित रहता है। मतलब जीभ के कहाँ पर आपको कड़वाहट लगता है, मतलब तीखापन लगता है। यदि आप मिर्ची खा लेते हैं, हरा मिर्च, तो आपको पता चलता है ना कि हमने तीखा खाए हैं या हमको मतलब क्या लग रहा है, कड़वाहट लग रहा है। तो वो जीभ के किस भाग से अनुभव होता है, क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है कि कहाँ पर संवेदना सीमित रहती है। तो ये आपको जनरली आप मिर्चाई खा के अगर नहीं आपको पता चल रहा है तो अभी खा के क्लास के बाद खा के चेक करिएगा। तो ये आपके जीभ के नीचे वाले जो हिस्सा है, पिछले वाले भाग में ये अनुभव होगा कड़वाहट का। देखिएगा कि वहीं से आपको माइंड में जाएगा कि यहाँ पर हमको तीखा लग रहा है। तो ये किस भाग में होता है, मतलब पिछला भाग में होता है। अगला है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जीभ के किस भाग में होता है। मतलब खट्टे स्वाद के लिए आपका जीवा है, वो कोशिका, जीवा का जो कोशिका है वह कहाँ पर अनुभव होता है, किस भाग में, अगले, पिछले, पार्श्व या मध्य। तो ये मतलब कि पार्श्व साइड वाले में भाग में ये पता चलता है क्या चीज़ का, खट्टे स्वाद का। ठीक है, पार्श्व मतलब बगल होगा ना साइड से, उसी भाग में ये पता चल पाता है आपके खट्टेपन स्वाद का। कड़वाहट का पिछले भाग में और खट्टेपन का पार्श्व वाले भाग में पता चलता है, उसका अनुभव होता है। अगला है कि लार किसके पाचन में मदद करता है। कौन किसका पाचन करता है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। इसी क्वेश्चन में हम आपको बता देते हैं। वसा का पाचन यदि आपको होगा तो लिख भी सकते हैं आपकी, मतलब कि इसमें वसा का पाचन कौन करता है और किसका कौन पाचक है। तो वसा का पाचक क्या है, या तो वसलीय अम्ल कहिए या लाइपेज बोलिए। क्या बोलिए, लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचक करता है, या इसको वसीय अम्ल भी कहते हैं, वसीय अम्ल, ये वसा का पाचक है। स्टार्च का पाचक कौन करता है, तो आपके बॉडी में जो स्टार्च है उसका पाचक मतलब कि इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। पहले प्रोटीन का भी जान लेते हैं, प्रोटीन का पाचक कौन है। स्टार्च का आप कह सकते हैं एनहाइड्रेज होते हैं। उसके बाद प्रोटीन का हम लोग देख लेते हैं। प्रोटीन आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, और प्रोटीन का पाचन कौन करता है, मतलब कि लार क्या है कि मतलब कि लार भी कह सकते हैं कि लार स्टार्च के पाचक में सहायक है। क्या है, लार स्टार्च के पाचक में सहायक है। प्रोटीन का हम लोग जान लेते हैं, प्रोटीन का कौन पाचन करता है, तो प्रोटीन का पेप्टोन करता है। कौन करता है, पेप्टोन। क्या करता है, पेप्टोन करता है। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें स्टार्च का ही पाचक पूछ रहा था, तो स्टार्च का पाचक क्या हो जाएगा, लार कर है किसके पाचन में मदद है, तो लार स्टार्च के पाचक में मदद करता है। वसा का हम लोग देख लिए कि ग्लिसरॉल या वसीय अम्ल या लाइपेज इसका क्या करता है, पाचक है।
इसके बाद प्रोटीन का पाचक हम लोग देखें, पेप्टोन इसका मतलब कि पाचन में सहायक होते हैं, या इरेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, ये भी कह सकते हैं कि मतलब कि इरेप्सिन प्रोटीन में टूटता है, इस तरीके से उसको पचाने का कार्य करता है। उसके बाद है कि लाड़ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लाड़ में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम, तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लाड़ सेलेवा का लाभ नहीं है, यह निगलने में मदद करता है, यह शरीर में आरबीसी का वृद्धि करते हैं, या मुख्य एवं दांत को साफ करते हैं, या अगला ऑप्शन आप लोगों का है कि यह होठ तथा जीवा के गति के अनुकूल बनाता है। तो इसका क्या कार्य है, तो लाड़ का काम है सेलवा का कि यह मतलब कि शरीर में आरबीसी को वृद्धि करता है। मतलब कि लाड़ का मतलब कि सिल्वा का मतलब कार्य क्या है, कार्य मतलब कि उसका लाभ नहीं है। तो ये आरबीसी से उसको मतलब कोई मतलब है, वो तो पचाएंगे भोजन को ना, तो वो मतलब उसका वृद्धि नहीं करेंगे। आरबीसी मतलब एक ब्लड है, रेड आपका क्या है, लाल रक्त कणिका है। तो ये मतलब उसका तो कोई वृद्धि करने का उससे कोई मतलब ही नहीं है। ये तो भोजन का पचाने का कार्य करता है। उसमें भी किसका पाचन करता है, लाड़। तो लाड़ आपने देखे कि स्टार्च का पाचन में सहायक है। तो ये इसका कार्य नहीं है, ये भी इसका कार्य है, इसमें भी लाभदायक होता है। यह निगलने में मदद करता है, मुख तथा दांत को साफ भी रखता है। ये सब इसका फंक्शन है। एक है कि डाइटेज एंजाइम का स्रोत कौन है, तो डाइटेज जैसे लाड़ ग्रंथि दिया है, आमाशय, यकृत, अग्नाशय। तो डाइटेज जो एंजाइम का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, वो लाड़ ग्रंथि ही है। क्या है, लाड़ ग्रंथि ही डाइटेज एंजाइम का मुख्य स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आमाशय में डॉट एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। आमाशय में कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है। तो हमने आपको बताया ना कि प्रोटीन के पचाने में क्या क्या सहायक है। तो आमाशय में पेप्टोन, या कह लीजिए पेप्सिन, या इरेप्सिन, ये सब इनका नाम है प्रोटीन का पचाने का कार्य। पेप्सिन कहिए, इरेप्सिन कहिए, इरेप्सिन, या आप कह सकते हैं कि पेप्टाइड भी कह सकते हैं, पेप्टाइड। तो ये सब मतलब कि प्रोटीन के पाचन में सहायक है। अमीनो अम्ल के फॉर्म में ये पेप्टाइड होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आमाशय में डॉट एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। तो कौन सा एंजाइम करता है, तो पेप्सिन एंजाइम आमाशय में प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है या मदद करता है उसको पचाने में। ठीक है, अगर ये इसकी कमी हो जाएंगे तो आपके आमाशय में मतलब कि भोजन पचेगा नहीं, जिससे कि बहुत सारे विभिन्न प्रकार की आप लोगों को दिक्कतें आएंगे डायलिसिस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि आमाशय ग्रंथि की पेप्सिन स्त्रावित कोशिका क्या है। तो आमाशय ग्रंथि की पेप्सिन जो स्त्रावित करती है तो उसकी कोशिका क्या है, कोशिकाएं हैं, मतलब कि अम्लीय कोशिका, भित्ति कोशिका, मुख्य कोशिका, या कलश कोशिका। तो आमाशय ग्रंथि को की पेप्सिन स्त्रावी कोशिका क्या है, तो मुख्य कोशिका होते हैं। इसमें कौन होते हैं, मुख्य कोशिका। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा पाचन का कार्य कहाँ होता है, तो ये छोटी आंत में होता है, समझे ना। इसके बाद बड़ी आंत में जब जाते हैं भोजन तो वहाँ पर अवशोषण होता है। क्या होता है, जैसे पानी आ गया तो उसको अवशोषित करेगा, कोई भी अवशोषित करने वाला पदार्थ आएगा तो उसको अवशोषण कर देगा, वहाँ पर पाचन नहीं होता है। और जो बच जाता है अवशिष्ट पदार्थ, वो आपके मतलब कि अवशिष्ट पदार्थ गुदा द्वार से निकल जाते हैं। आप लोग जब टॉयलेट जाते हैं तो निकल जाता है अवशिष्ट पदार्थ। बड़ी आंत में जाने पर वो क्या कहते हैं, जो भी मटेरियल होता है उसको अवशोषित कर लेते हैं, तब ना आपको खाने पर एनर्जी मिलता है। ये सब होंगे तो हम आपको थ्योरी क्लास में डिटेल्स में बता देंगे। यदि आपको इसके रिगार्डिंग एक और क्लास चाहिए थ्योरी का, तो वो हम कल आप लोगों के लिए रखेंगे।
कह रहा है कि आमाशय ग्रंथि की पेप्सिन स्रावित कोशिका है, कौन से होते हैं? तो मुख्य कोशिका होते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? तो आमाशय में ही अम्ल होते हैं। ये हम लोग देखे थे कि आमाशय में क्या होता है, अम्ल होता है, अमीनो अम्ल होते हैं कर लीजिए, जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन को पचाने में सहायक होते हैं, उसी को पेप्सिन कहते हैं। पेप्सिन के टर्म भोजन मतलब जो प्रोटीन लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आमाशय में जाके पेप्टोन या पेप्टाइड में टूटते हैं, जिसमें कि अमीनो अम्ल का फॉर्मेशन होता है या उसमें रहते हैं। तो मतलब कि मतलब इसमें कह रहा है कि किस पाचन अंग में अम्ल होते हैं, तो ये आमाशय में होते हैं। आमाशय भी क्या है, एक पाचन अंग ही है। आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, अपेंडिक्स, कोलोन, उसके बाद हो गया मुख्य, उसके बाद और भी है आहार नाल, ये सब पाचन का ही भाग है, पाचन अंग का ही भाग है। हमने आपको क्या बताए थे पाचन अंग को लेकर, कि जो भी अंग पाचन क्रिया में भाग लेते हैं वो सब पाचन संबंधित अंग कहलाएंगे। कुछ क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमाशय रस में होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमीनो अम्ल होता है। तो अमीनो अम्ल आपका दिया नहीं है, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक का हो जाएगा। अमीनो अम्ल रहता है तो उसी को देते, लेकिन वो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, HCl। इसी को मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अगला है कि मवेशी घास निगलने के उपरांत उसे डॉट डॉट में संग्रहित करते हैं, कहाँ? आमाशय, प्रथम आमाशय, भोजन नलिका, छोटी आंत या लार ग्रंथि में। लार तो उसको पचाने का कार्य करेगा ना, तो ये संग्रहित करता है, उसको रखता है कहाँ? क्या है कि एक बार में आप देखते होंगे कि गाय या भैंस सबको चारा देते हैं तो वो बहुत सारा खा जाते हैं घास, तो वो रखते कहाँ है? तो आमाशय, प्रथम आमाशय में उसको रखते हैं, बाद में धीरे धीरे वो पचते रहता है। तो ये मतलब कि मवेशी का हो गया। मवेशी में भी पाचन तंत्र होते हैं, उसके आहार नाल हम लोगों से बड़ा होता है। सबसे बड़ा आहार नाल किसका होगा? तो जिराफ का। जिराफ का आप देख सकते हैं कि गर्दन कहाँ रहता है और पेट कहाँ रहता है, तो उतना लंबा आहार नाल उससे जुड़ा रहता है। तो सबसे बड़ा आहार नाल पूछेगा तो जिराफ का। मानव में आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। वो कौन से अम्ल होते हैं? तो अभी हम लोग देखे थे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया रहे या अमीनो अम्ल दिया रहे। अगला है कि अम्लीय स्रवण किसकी विशेषता है? तो अम्लीय स्रवण जठर की विशेषता है। किसकी? जठर की विशेषता है। तो आज के क्लास के हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। फिर से एक बार कह रहे हैं, जो भी अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किया है क्लास ज्वाइन कर लीजिए। क्लास ज्वाइन करने पर आपको बहुत बेनिफिट है। ये सारे नोट्स, इससे और भी जो फिगर वाले नोट्स सब होते हैं वो सारे मिल जाते हैं।